Hello, my dear students and my dear friends. A very good morning to all of you and a warm welcome to all of you on our YouTube channel AR Online Education. So I once again before you to the same topic. The topic we have talked before. The topic is subject verb agreement, and we have taken two classes regularly. You know that we have discussed 1 to 20 questions in our last classes, and now today I am going to start the remain part of subject verb agreement. And you know that the remain part of subject verb agreement is 20 to 25 questions, and now I'm going to start the 20 to 25 questions. Hope you will enjoy with me. So come to the topic. Now we start. Okay, without wasting time. The first question says, while the young analyst is bothered by the fact his girlfriend is not very skilled behind the wheel, each of her other redeeming qualities compensate for her driving abilities. So, friends, I tell you first, I will start the solution of this sentence. If you have not downloaded the PDF of this topic, subject verb agreement, please go through my Telegram channel. My Telegram channel is AJ Sir English. I just repeat AJ Sir English, and go and download the same PDF. And I will also download the link also in our YouTube channel, so that you can download from there also. So now look at the sentence. First we just break the complete sentence. You know what? We just take our regular exercise. We just take our regular rule that we use always to break the sentence first, then identify the each and every sentence of the sentence. और चलिए पहली बात ये होती है, सबसे पहली कंडीशन दैट कि वाइल होता क्या है. वी जस्ट अंडरस्टैंड द वाइल कंडीशन. वाइल को मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि वाइल एक कंजंक्शन है. दा यहां से आपको पता है कि आर्टिकल का काम कर रहा है, एंड यू नो दैट इट्स अ हेल्पिंग वर्ब. और अगर ये चलिए देखिए यहाँ पर आपको पता है कि इज जो है वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया हुआ है. और अपन ने बेसिकली जनरली वे में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब मतलब अपने आप में आर्टिकल के बाद में अगर लगातार दो वर्ड दिए जाए, यू नो व्हाट, आर्टिकल के बाद में दो वर्ड, तो एक वर्ड जो होता है वो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है. और जो पहला वर्ड होता है वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव. तो गाइस यहाँ पर यंग एडजेक्टिव और ये एनालिस्ट क्या हुआ, नाउन हो गया. डेफिनेटली एनालिस्ट एक नाउन ही होता है. चलिए बोदर्ड जो है, जो इसके साथ में V3 दिया है, मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग जो होता है वो होता है परेशान करना. आई रिपीट, द मीनिंग ऑफ द बर्ड इज परेशान करना, टीज करना, डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना. यू नो व्हाट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके. चलिए बाय की बात करते हैं तो यू नो बाय ये प्रेपोजिशन है, फिर से एक आर्टिकल आप देख सकते हैं यहां से. और फैक्ट जो है यहाँ पर क्या काम कर रहा है कि नाउन का, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल के साथ में एक वर्ड होगा तो वो नाउन ही होगा. और ये V3 है. और बी वर्ब के साथ में जब भी थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा. कभी भी बी वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लग जाती है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि वो क्या बन जाता है, एक पैसिव सेंटेंस बन जाता है. जी हाँ, आई रिपीट दैट, इट बिकम्स अ पैसिव सेंटेंस. चलिए तो जनरल थिंग की आपको पता है सबको. आगे बात करते हैं हिज के बारे में. हिज एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, आपको पता है. हिज एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है. तो गर्लफ्रेंड जो हो गया पूरा एक क्या हो गया, एक नाउन हो गया. वैसे मैं गर्ल और फ्रेंड को अलग अलग करूंगा तो गर्ल एडजेक्टिव का काम कर जाएगी और फ्रेंड एक नाउन का, लेकिन दोनों को अपन ने कंपाउंड नाउन बना दिया, कोई बात नहीं है. चलिए ये यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, डेफिनेटली एक हेल्पिंग वर्ब. क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इसके साथ में क्या दिया हुआ, देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, इज नॉट वेरी स्किल्ड. यहाँ पर गिवन है इज नॉट वेरी स्किल्ड. आप इसको एडजेक्टिव का भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है, इट्स पास्ट पार्टिसिपल. एंड वेरी जो है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है, एंड नॉट ऑल्सो एक एडवर्ब ही होता है. नॉट भी एक एडवर्ब ही होता है, आई टेल यू. चलिए बात करते हैं बिहाइंड के ऊपर. तो बिहाइंड एज सेम एज एक प्रेपोजिशन हो गया. फिर से देखिए एक आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद में व्हील हो गया. आर्टिकल के बाद में जो व्हील है वो एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, मतलब ये नाउन हो गया. मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जितनी दफा वर्ब्स होती है उतने ही क्लोज बनते हैं. देखो फिर से सुनना, जितनी बार वर्ब्स आती है उतनी बार क्लोज बनते हैं. आप खुद देखिए, व्हाइल ये कंजंक्शन है तो ये दो क्लोज एक साथ रेगुलरली अपने साथ जोड़ता है. तो एक यहां तक का सेंटेंस हो गया और दूसरा यहां से स्टार्ट होता है, इस गर्लफ्रेंड इज. आप देखिए यहाँ पर इज जो है वो एनालिस्ट के अनुसार, और ये वाला इज किसके अनुसार, गर्लफ्रेंड के अनुसार. ये सिंगुलर है, प्लूरल होता तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा होता. एंड दिस सेंटेंस कंप्लीटेड हियर. And the again one more sentence start from here. Each of, I tell you each of के बारे में. each of एक distributive pronoun होता है. फिर से गौर से सुनेगा, each of एक distributive pronoun होता है. and her is the possessive adjective. and you know well possessive adjective के साथ अगर लगातार दो वर्ड दिए जाते हैं तो वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, adjective noun. और तीन वर्ड होते हैं तो adverb adjective noun कहलाते हैं. लेकिन यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि compensate अपना एक verb है. क्वालिटीज आप देखिए ऐसा लगा हुआ है तो नाउन हो गया. रिडीमिंग क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया.
और अदर भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव। ऐसा कैसे हो सकता है, पहले भी बता चुका हूं कि अदर क्या है, यहाँ पर एक डिटरमिनर एडजेक्टिव है और ये ओरिजिनल एडजेक्टिव में आता है। तो यहाँ पर क्वालिटीज की विशेषता भी रिडीमिंग बता रहा है और क्वालिटीज की विशेषता अदर भी बता रहा है। मतलब यहाँ से अदर और रिडीमिंग दोनों एडजेक्टिव लगातार दोनों क्वालिटीज की विशेषता बता रहा है। ऐसा नहीं है कि अदर ने रिडीमिंग की विशेषता जी नहीं। तो इट इज पॉसिबल, देयर इज नो प्रॉब्लम। कंपनसेट आप खुद देखिए, वर्ब गिवन है यहाँ पर आपको, फॉर इज अ प्रेपोजिशन हियर, फॉर इज अ प्रेपोजिशन एंड हर इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसा कि सबको पता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में अगर दो वर्ड दिए जाते हैं तो एक हो जाता है नाउन और दूसरा हो जाता है एडजेक्टिव। और ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में ये तीन जो हमारे रिलेशंस होते हैं, तीन तो क्या 6 रिलेशंस होते हैं, लेकिन सिंगल नाउन लगने का, एडजेक्टिव नाउन लगने का और एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन लगने के 6 रिलेशंस। एवरीवन ऑफ यू नोज दिस, नो एरर लास्ट में। अगर एरर नहीं है तो आप आंसर भी दे सकते हो। तो एक बार गौर से देखिएगा, यहां तक 2 क्लोज थे, कोई एरर नहीं था। यहां से एक नया नियम चालू हो गया कि ईच ऑफ के साथ में नाउन जो प्रोनाउन गिवन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, और वर्ब हमेशा कैसी यूज की जाती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर कंपनसेट के स्थान पर क्या हो जाएगा, कंपनसेट्स। मैं बता देता हूं आपको, कंपनसेट्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, कंपनसेट्स हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कंपनसेट्स करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर एक नियम हम डेवलप करने वाले हैं आपके लिए, और एक छोटा सा नियम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अबाउट द रूल स्पेशली दैट इज गिवन बिहाइंड दिस। अब देखिए एक बार, यहां से कंडीशन होती है वन ऑफ की, और मैं आपको बता दूं एक होता है वन ऑफ और एक होता है ईच ऑफ। ईच ऑफ, देखिए ईच ऑफ की कंडीशन भी बड़ी स्पेशल होती है। एक होता है ईच ऑफ और एक होता है एवरी वन ऑफ। एक होता है एवरी वन ऑफ। आई टेल यू वन थिंग अबाउट एवरी वन ऑफ, पर्टिकुलरली ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, एवरी वन ऑफ। एंड एक होता है ईदर ऑफ। ईदर ऑफ की कंडीशन भी अपने आप में यूजफुल होती है। ईदर ऑफ आल्सो द यूजफुल कंडीशन। एंड वन थिंग इज नीदर ऑफ। आई टेल यू अबाउट नीदर ऑफ। एंड देन वन थिंग इज द नन ऑफ। नन ऑफ। एंड लास्ट वन इज द एनी वन ऑफ। एनी वन ऑफ। अब देखिए इन सभी के साथ में पर्टिकुलरली एक नियम लागू होता है कि इनके साथ में जो नाउन और प्रोनाउन लगाए जाते हैं, अर्थात जो भी नाउन प्रोनाउन लगाए जाएंगे वो इनके साथ में प्लूरल लगाए जाते हैं, और इन सबके साथ में जो भी वर्ब लगाई जाती है वो कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर लगाई जाती है। और ये चीज बहुत कॉमन है, और मैं आपको बता दूं कि ये नियम बहुत जनरली यूज में किया जाता है, और इसका एक क्वेश्चन पक्का हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे वन ऑफ की मैं बात करूं कि वन ऑफ के साथ में नाउन प्रोनाउन प्लूरल तथा वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। तो आप गौर से देखिएगा, इन सबको अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से बोलते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पे फॉलो होते हैं। मतलब यहां से कंपनसेट्स हो गया। चलिए बात करते हैं 22 मतलब 22 नंबर सेंटेंस की कि क्या हो सकता है। एक बार 22 में देखिए आप, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। मतलब आगे जो गिवन था दैट वाज द सिनेमा। मैं एक बार इसको वाइप आउट करना चाहूंगा जिससे कि अपने पास स्पेस हो जाए, द सिनेमा। अब देखिए आप एक बार यहां से गिवन है, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। ऑप्शन 1 है बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, बोथ डिडंट गो, और नीदर वेंट, और लास्ट में दिया नो इंप्रूवमेंट। मींस टू से अगर अंडरलाइन में लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है, जो कुछ भी है, अगर वो गलत है तो आप इसके स्थान पर इन तीनों में से कोई भी इंप्रूवमेंट मतलब इसके स्थान पर लिख सकते हो, और अगर ये गलत है, आई मीन टू से ये सही है, तो आप नो इंप्रूवमेंट भी आंसर में कर सकते हैं। बट आई डेली वन थिंग बार चेक करते हैं कि क्या होगा इसके अंदर या नहीं होगा। तो देखो नीदर ऑफ देम, यहां से वो का वही नियम है, नीदर ऑफ। एंड आई टेल यू नीदर ऑफ नाउन प्रोनाउन प्लूरल। तो यहां से आप देखिए प्रोनाउन का जो फॉर्मेट है, एंड मैं पहले बता चुका हूं, प्रेपोजिशन के बाद में किसी भी नाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब किसी भी नाउन को उसका ऑब्जेक्ट बोला जाता है। मतलब मैं एक चीज बताऊं कि अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद में मान लीजिए कोई नाउन अगर आ रहा है, तो नाउन उस प्रेपोजिशन के लिए आता है, इसलिए वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही किसी प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट भी आता है, तो आई मीन टू से प्रोनाउन भी आता है, तो सीधा ही वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। तो आपको देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और वो भी प्लूरल फॉर्मेट में। एंड वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड टू इज द प्रेपोजिशन हियर, एंड द इज द आर्टिकल, एंड सिनेमा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक नाउन हो ही जाएगा, जनरल सी बात है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि दो को बताने के लिए अपन नीदर का यूज करते हैं। देखो दोनों में से कोई एक ईदर और दोनों में से कोई नहीं नीदर का, 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं नन का प्रयोग होता है। एनीवन मतलब 3 या 3 से अधिक में से कोई एक की कंडीशन। तो दोनों में से कोई नहीं की बात हो रही है कि सिनेमा कोई नहीं गया। ऐसे ही बोथ का मतलब, अब आप सबको पता है कि बोथ का अर्थ भी वही होता है दो को बताने के लिए, एंड नीदर का अर्थ भी वही दो को बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी बोथ का प्रयोग जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। एक बार फिर से सुनिएगा, कभी भी बोथ का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा। मतलब इसका ये मैं क्या कह सकता हूं
इसी स्थान पर फिर तो निगेटिव सेंटेंस में नीदर यूज किया जाता है, इसलिए कभी भी आप बोथ वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन ए गलत, बोथ वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। एंड यहां देखिए आप नीदर के बाद में डायरेक्ट आपको वर्ब दी हुई है, और मैं आपको बता दूं नीदर के तुरंत बाद में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। नीदर के बाद में या तो अपन नाउन लेके चलते हैं जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनता है, या नीदर के साथ ऑफ लग जाने पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है, डायरेक्ट कभी भी यूज नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां से? डी। 23rd सेंटेंस की एक बार बात कर लेते हैं। 23 नंबर पर आपको गिवन है, एवरीवन ऑफ द न्यू कोचेज फेस सीरियस ट्रबल्स विथ हिज टीम्स। अब देखिए आप एक बार इस सेंटेंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक द सेंटेंस कंप्लीटली, देन आफ्टर वी स्टार्ट द वर्किंग राइट नाउ। चलिए एवरीवन ऑफ के बारे में अपन बात कर चुके हैं। एवरीवन ऑफ जो है वो आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के यूज किया जाता है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप जान चुके हैं, ये आपको पता है कि डेफिनेटली क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया, ओके राइट नाउ। एंड आई कैन से हियर शुड बी एवरीवन ऑफ द न्यू इज द एडजेक्टिव, हियर एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड कोचेज जो है वो एक एज ए नाउन अपन यूज करते हैं। फेस इज द वर्ब हियर, सीरियस और ट्रबल्स दो वर्ड लगातार दिए हुए हैं, तो आप खुद भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जाएगा, तो ये क्या काम कर जाएगा ऐसे नाउन से, नाउन का। और मैं आपको बता दूं सीरियस जो है इट इज SERIOUS, दैट्स मीन टू से OUS। और मैं आपको बता दूं जिन शब्दों के लास्ट में OUS लग जाते हैं वो शब्द क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। आपको पता है कि एडजेक्टिव हो जाते हैं। एंड ट्रबल्स इज द नाउन हियर, ट्रबल्स इज द नाउन आपको पता है। विथ जो है वो एक preposition का काम कर रहा है, you know very well preposition, and his is the possessive adjective and teams जो है वो अपने आप ही नाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको बता रखा है आर्टिकल या नाउन के, आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ में अगर एक इंडिविजुअल वर्ड दिया होगा तो वो डेफिनेटली किसका काम करेगा? एक नाउन का ही काम करेगा बेसिकली। चलिए अपन पॉइंट पर आते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट वाली बात ये है स्पेशली, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां से आपको जो न्यू कोचेज फेस, न्यू कोचेज फेसेज, न्यू कोचेज, तो ओवरऑल आपको जो गिवन पॉइंट है वो ये है कि आपको इस पूरे में मतलब आई कैन से आपको जो है यहां से लेकर के एवरीवन ऑफ द से लेकर के न्यूज की कंडीशन, एवरीवन ऑफ द से लेकर के और कोच फेसेस तक क्या करना है, अंडरलाइन कर दिया मैंने, इसमें आपको चेंजेस करना है कि इस पूरे के स्थान पर इस सेंटेंस में क्या हो सकता है। अब जैसे कि हमने भी बात की थी कि एवरीवन ऑफ के साथ में नाउन प्रोनाउन हमेशा ही क्या यूज किया जाता है? प्लुरल यूज किया जाता है। एंड वर्ब हमेशा क्या यूज की जाती है? सिंगुलर। याद होगा आपको, मैंने थोड़ी देर पहले नियम बताया था। बस हम वही बात करने वाले हैं कि एवरीवन ऑफ के साथ में नाउन प्रोनाउन जो होगा वो प्लुरल होगा। नाउन देख सकते हैं आप, ये है प्लुरल है डेफिनेटली, लेकिन वर्ब जो फेस है जिसका अर्थ होता है सामना करना, वो अभी सिंगुलर नहीं है, वो प्लुरल फॉर्म में है। क्योंकि आपको देखें फेस का अगर मैं बात करता हूं सिंगुलर फॉर्मेट, तो फेस का सिंगुलर फॉर्मेट जो होता था वो क्या हो जाता है? फेसेज। फेसेज होता है सिंगुलर फॉर्मेट। ये V1 बोल सकते हैं आप इसको, या इसको प्लुरल भी बोल सकते हैं आप, इसको V5 भी बोल सकते हैं या सिंगुलर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए, क्योंकि नाउन अगर हमारा देखो नियम ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हम प्लुरल बना रहे हैं। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है कि ये नाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए, चीज नहीं। यहां से नियम कौन सा लग रहा है अपना? एवरीवन का। आपने खुद ने पढ़ा था कि प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है तो एवरीवन के अनुसार नाउन वर्ब सिंगुलर आएगी डेफिनेटली। तो अब एक बार थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर देख करके देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। आप खुद देखिए यहां से गिवन है न्यू कोचेज फेस। अब देखो यहां से न्यू कोचेज, नियम तो वही लग रहा है, एवरीवन तो फिक्स में पहले से दिया हुआ है, एवरीवन ऑफ न्यू कोचेज फेस। अब देखो कोच को तो कोचेज को तो प्लुरल बना दिया आपने, फेस को सिंगुलर नहीं बनाया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। यहां से देखिए आप द न्यू कोच फेस। अब यहां से नाउन कैसी है? सिंगुलर है। आप खुद देखिए नाउन कैसी? सिंगुलर। और वर्ब कैसा हो गया? प्लुरल हो गया। अरे भाई वर्ब जो है वो सिंगुलर कब होती है? उसके लास्ट में क्या लग जाता है? एस। दूसरी बात है नाउन के एस लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि एवरीवन ऑफ के साथ में नाउन हमेशा क्या बनती है? प्लुरल ही बनती है। ऑप्शन सी कहता है द न्यू कोच फेसेस। अब खुद देखिए नाउन को कैसा बना दिया इन्होंने? सिंगुलर। और वर्ब को कैसा बना दिया? सिंगुलर। ये गलत है बोलना, बिकॉज आपको पता है एवरीवन ऑफ फिक्स में पहले से बैठा हुआ, तो इसके साथ में नाउन कैसी आएगी? हमेशा प्लुरल ही आएगी। तो इस कारण से ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। अब यहाँ देखिए द न्यू कोचेज फेसेज, एग्जैक्टली ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ से न्यू कोचेज, कोचेज क्या है आपका? नाउन प्लुरल है और ये वर्ब सिंगुलर। अब लेकिन आप ना इसके थ्रू मत जाना कि कोच केज के अनुसार तो डेफिनेटली वर्ब प्लुरल, जी नहीं, एवरीवन ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लुरल तो वर्ब हमेशा कैसे आती है? सिंगुलर आती है। एक बार इसको भी चेक कर लिया जाए, द न्यू कोचेज फेस। फिर से बात वही होगी कि नाउन को प्लुरल दे दिया लेकिन वर्ब को भी क्या दे दिया? प्लुरल दे दिया। ये गलत है, क्योंकि एवरीवन ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लुरल तथा वर्ब हमेशा क्या लगाई जाती है? सिंगुलर लगाई, इसलिए इसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। एंड आर आंसर विल बी डी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेट सी बात है। चलिए अपन बात कर लेते हैं एक बार 24 नंबर सेंटेंस की। As soon as winter sets in, the number of tourists start increasing suddenly. सबसे पहली बात किया देता हूं मैं आप सभी को,
यहाँ से वही ब्रेक करने वाला सबसे पहला स्टार्टअप अपन कर लेते हैं कि एज सून एज, जो ये पूरा है वो किसका काम कर रहा है, तो डेफिनेटली गाइस ये किसका काम कर रहा है कि कंजंक्शन का ही काम कर रहा है। विंटर यहाँ पे क्या बोल दूंगा, एक नाउन के रूप में बोल दूंगा, जो कि यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये अपनी V5 वर्ब हो गई, इन जो है वो एक प्रेपोजिशन हो गया, दोनों मिलकर के फ्रेजल बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा एक इस सब्जेक्ट के साथ में, इस वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन फिक्स है। यहाँ कोमा देख सकते हैं, कोमा जो है वो इस वाले, आप खुद देखिए कि ये कंजंक्शन है तो अपने साथ में क्या जोड़ेगा, दो क्लोज जोड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ सबको, कंजंक्शन के बहुत फायदे होते हैं सेंटेंस को जल्दी समझने में। अपन पहले भी जान चुके हैं कंजंक्शन के बारे में, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आज फिर से एक बार आपको कंजंक्शन से थोड़ा सा वाकिफ करवा देता हूं कि कंजंक्शन कितना ज्यादा रोल प्ले करता है। शायद एक बार कंजंक्शन का मोटो इंटेंशन आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा। आप खुद देखिए एक बार, जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई भी कंजंक्शन लिया, ठीक है ना, कोई भी कंजंक्शन जो जनरली किसको जोड़ता है, दो क्लोज को जोड़ता है। आप खुद देखिए, आप दो क्लोज को जोड़ने वाले कंजंक्शन की मैं बात किए जा रहा हूं यहां से। अब देखो कंजंक्शन के पहले जो क्लोज होगा वो डेफिनेटली पूरा का पूरा क्या लेके जाएगा, एक सब्जेक्ट लेगा, उसके बाद में क्या ले जाएगी, एक वर्ब होगी, उसके बाद में क्या होगा, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह होगी। सेम थिंग इसके साथ में भी होगी, वही सब्जेक्ट होगा, वही वर्ड होगा, वही अदर वर्ड होगा। मतलब एक चीज तो तय है कि मान के चलिए अगर वो कंजंक्शन सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए, मान लीजिए, तो ये जो क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 है, आप इसके लिए कह सकते हैं कि क्लोज नंबर 2 ऐसे कैसे रहेगा, क्लोज नंबर 1 उठ करके, मतलब अगर मान लीजिए शुरू में अगर कंजंक्शन आ जाता है तो ये उठ करके और इसके आगे चला जाता है। मतलब मैं इसको दूसरी भाषा में समझाऊं, मान के चलिए कि कंजंक्शन आपको शुरुआत में दे रखा, तो ये क्लोज नंबर आपका 2 जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, बीच में कोमा लगा करके इस क्लोज नंबर, इस 1 को अपन यहां रख देंगे। सिमिलरली वही सब्जेक्ट वर्ब, अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब, कोमा मतलब एक क्लोज इधर हो गया, एक क्लोज उधर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस को इजी तोड़ा जा सकता है इस माध्यम से भी। अब खुद देखिए कोमा यहाँ पर लगा हुआ तो एक नया क्लोज यहाँ से चालू हो गया, नया नया क्लोज चालू हो तो नया नया क्या हो गया, आपका आर्टिकल हो गया। डेफिनेट सी बात है, ये क्या कहलाएगा आपका एक, फिर तो डेफिनेटली आप इसको नाउन ही बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, प्रेपोजिशन, इसको फिर से क्या बोलोगे, आप नाउन बोलोगे, क्योंकि एक प्रेपोजिशन से दोनों तरफ नाउन जोड़े जा सकते हैं। स्टार्ट वर्ब हो गई। इस इंक्रीजिंग क्या है यहाँ पे, सडनली तो एडवर्ब है, क्योंकि मैं बता दूं सडन के साथ में एलवाई लगा हुआ है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं इसके पीछे, आपको सबको पता है। एक छोटी सी बात बता रखी कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर एलवाई लगा देते हो तो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। तो सडन जो है अपना वो क्या है, एक एडजेक्टिव, और इसके लास्ट में जैसे आपने एडवर्ब एलवाई लगा दिया वो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। मतलब मैं इसको मैं क्या कह सकता हूं, सडनली, सडनली, ठीक ना। चलिए सडनली आपका बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो इट इज वेरी इजी राइट नाउ। चलिए इंक्रीजिंग के बारे में बता देता हूँ। स्टार्ट के बाद में जब भी इंक्रीजिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी आपको दिखाई देता है तो आप हमेशा उसको क्या बोल सकते हैं, जीरंड बोल सकते हैं। दोबारा बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, जीरंड बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, विंटर सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर दे दी। बात यहाँ करते कि अगले क्लोज में क्या नियम होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको नियम के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इसके पीछे नियम लग रहा क्या है। तो थोड़ा सा एक बार आप नियम पर फोकस कीजिएगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नियम जो आपको यहां से सेंटेंस में दिखाई दे रहा है वो आपको जनरली दिख रहा होगा कि द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, और मैं चाहूंगा कि द नंबर ऑफ के साथ साथ इसके साथ में एक फ्री नियम आपको और सिखा दिया जाए। मतलब इनका एक पेयर चलता है, जोड़ा चलता है, और मैं दोनों को एक साथ ही आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की मैं बात किए जा रहा हूं यहां से। आप खुद देखिए एक बार, एक होता है ए नंबर ऑफ, एक होता है ए नंबर ऑफ, ठीक है ना, और एक होता है द नंबर ऑफ। एक जो मैं बता रहा हूं इस समय आपको वो बता रहा हूं द नंबर ऑफ, ठीक है ना। अपन दोनों की बात कर लेते हैं एक बार। आप खुद देखिए, आप द नंबर ऑफ की कंडीशन जो जा रही है आपको, इन दोनों में एक छोटा सा नियम लगता है कि इसके साथ में अगर मैं जब भी नाउन की बात करता हूं तो प्लूरल नाउन लगता है, ठीक है ना। और इसके साथ में भी अगर बात करते हैं तो वो भी नाउन कैसा लगता है, प्लूरल नाउन यूज करते हैं। बट जब भी इनके साथ में वर्ब की बात करते हैं तो इसके साथ में तो चलो प्लूरल वर्ब लगाई जाती है हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके साथ में जब भी बात करते हैं तो अपन कैसी वर्ब लगा के चलते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये चीज आपको स्पेशल तौर पर ध्यान रखनी पड़ेगी। द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल तथा वर्ब हमेशा कैसी यूज की जाती है, सिंगुलर। अब खुद देखिए एक बार, यहाँ से द नंबर ऑफ के साथ में आपको नाउन प्रोनाउन कैसा दिया जा रहा है, प्लूरल। तो वर्ब डेफिनेटली कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर ही आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए स्टार्ट के एस लाइन लगा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस या ईएस लग जाए तो वो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। इज इट क्लियर। और एस या ईएस हटा दे तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। हमें तो सिंगुलर ही बनाना, ऑब्वियसली बात है। अब ये देखिए कि कौन से ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब है, हम उसी को अपना आंसर मानेंगे। बात किए लेते हैं एक बार यहाँ से, द नंबर ऑफ के साथ में आपको देखिए टूरिस्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है प्लूरल है,
नाउन तो हमें प्लूरल ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई, और वो गड़बड़ी ये हो गई यहाँ से कि यहाँ पर जो आर आपको दे रखा वो कैसा है, प्लूरल है, इसलिए अपना आंसर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बात करते हैं बी ऑप्शन था, अमाउंट ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग। एक बात तो ये कि यहाँ पर वर्ब भी देखो गलती है। दूसरी बात ये कि कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन को बताने के लिए अमाउंट का यूज नहीं होता। मैं आपको एक खास बात इन दोनों के बारे में बता देता हूं। एक होता है अमाउंट और एक होता है नंबर। अब आप खुद देखिए एक बार इन दोनों के अंदर, ये इट रिप्रेजेंट टू पीसीएन एंड इट रिप्रेजेंट टू यूएन। यूएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो जब भी अमाउंट की बात होती है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, जब भी नंबर की बात होती है प्लूरल काउंटेबल। आज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि टूरिस्ट तो काउंटेबल नाउन है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर अमाउंट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शन बी को भी क्रॉस कर सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है द नंबर ऑफ टूरिस्ट। आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टूरिस्ट एस लिखा हुआ मतलब प्लूरल है, और वर्ब को भी क्या बना दिया, सिंगुलर। अब काफी बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर स्टार्ट था और इसको आप जीरेड बना रहे थे, अब डायरेक्ट ही आपने इसको, देखो ऐसा अपन, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं ना, आपके हाथों में। अगर आपको ऑप्शन में जैसा दिया था उसके अकॉर्डिंग अपने को अपने आप में क्या होता है, अडेप्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को अपने आप में चेंजेस करने ही होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ऑप्शन अपने लिए ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि ऑप्शन से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से अपने को आंसर रखना होता है। डेफिनेट सी बात है, आपको सबको पता है, इस चीज का पता चल गया होगा। तो फाइनली आई टेल यू वन थिंग दैट हियर विल बी द फाइनल आंसर इज दिस सी ऑप्शन एंड नो इम्प्रूवमेंट इज दी। पहले से मैंने एरर बता दिया था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लूरल वर्ब दी हुई, तो वो वैसे भी गलत हो गया। एक चीज खास तौर पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर देखो आप शेड्स है, विंटर के साथ में शेड्स दिया हुआ है, मतलब वर्ब की 5 फॉर्म है या सिंगुलर वर्ब है। तो इधर से भी क्या दे रखा है आपको, इंक्रीजेस, मतलब सिंगुलर वर्ब भी दे रखी है, मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस दे रखा है। तो दोनों तरफ प्रेजेंट देने का मतलब हो गया कि बोथ साइड इक्वल टेंस आपको दे रखे हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। गिवन सेंटेंस आपको, मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। अब आपको देखिए ऑप्शंस इसके लिए मेनी मैन, अ मेनी मैन एंड मेनी अ मीन एंड देन नो इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए एक बार इसके पीछे छुपे हुए नियम को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या है ऐसा इसमें नियम में। तो एक बार थोड़ा सा नियम के बारे में अपन जानना चाहेंगे कि नियम कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आप खुद देखिए, आप एक बार इसमें अगर मैं ये बात करूं आपके लिए कि जब भी केवल मैनी दिया जाए, केवल मैनी हो, तो इसके साथ में कंडीशंस क्या क्या लगाई जाती है, मतलब नाउन कैसी लगाई जाएगी और वर्ब कैसी लगाई जाएगी, और वर्ब कैसे लगाई जाएगी। और जब भी अगर आपको मैनी आ या मैनी एन दिया जाए तो फिर क्या नाउन लगाया जाएगा। तो सिंपल सी भाषा ये होती है कि मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब लगाई जाती है, और मेनी आ या एन के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही हमेशा क्या लगाई जाती है, वर्ब। तो देखो डायरेक्ट बात करता हूं, मेनी के साथ में पी टू पी और मेनी ए या एन के साथ में एस टू एस का रिलेशन होगा, आप समझ गए होंगे। यहां से अपन बात कर लेते हैं एक बार ऑप्शन के ऊपर डायरेक्ट जा करिए। मेनी के साथ में ए जो है आर्टिकल और इसके साथ में कैसी नाउन लगाई जाती है, सिंगुलर। लेकिन अगर आप वर्ब की तरफ जाओगे तो आपको पता है कि ये वर्ब एक मॉडल के फॉर्म में है, और मॉडल का जो रूप होता है वो डेफिनेटली वो अपने आप में, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म में, वो एक ही फॉर्म में होता है। ये V1 है यहाँ पर, एंड देन आर्टिकल, और ये क्या दे दिया आपको, एक नाउन। अब आप खुद देखिए यहां से एक चीज आपको गिवन है, ऑप्शन ए की बात के लेता हूं, एक बार इसको छोड़ रहा हूं डाउट में रख के, पता नहीं आंसर है या नहीं है, बट बाकी के ऑप्शंस को क्रॉस करना एक बार जरूरी है ऑप्शन पे आने के लिए। फाइनली देखिएगा, मेनी के साथ में बिना किसी आर्टिकल के सिंगुलर नाउन दे रखा है, और पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा जब भी सिंगुलर नाउन लगेगा तो उसके साथ में ए और एन आना जरूरी है, नहीं तो मेनी के साथ में डायरेक्ट आप प्लूरल नाउन लगाएंगे, क्रॉस ऑप्शन। मेनी की कंडीशन गलत होगी, मेनी के बाद में आर्टिकल का यूज किया जाता है। यहाँ पे गिवन है मेनी के बाद में ए, लेकिन यहाँ पर जो आपको नाउन दे चुके हैं वो कौन सी नाउन दी गई है, प्लूरल नाउन दी हुई है, और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि मेनी के साथ ए एन होने पर सिंगुलर नाउन यूज की जाती है। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। चलिए ये तो हो गए 25 क्वेश्चंस। अब एक बार 30 नंबर सेंटेंस के बारे में अपन फिर से पढ़ना चाहेंगे, बिकॉज मैं आपको बता दूं 30 नंबर सेंटेंस अपन ने एक बार किया था, लेकिन कुछ वीकनेसेस मुझे लगी उस सेंटेंस में एट दैट टाइम, तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन किए देता हूं कि 30 नंबर में क्या स्पेशल है। आप देखिए खुद, एक बार ब्रेक अपन ने कर लिया था, एक बार फिर से ब्रेक करना चाहूंगा। माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, डॉक्टर यहाँ पर नाउन है, टोल्ड V2 हो गया, मैं आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और जैसे आपको पता है कि किसी भी वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो वो वर्ब अपने आप में कौन सा नाम दी जाती है, उस वर्ब का नाम हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब स्पेशली, एंड हियर इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखो एक आगे की बात करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है, यहाँ से आपको पता है, एंड मोर जो है वो डेफिनेटली एक एडजेक्टिव हो जाएगा। मोर एक एडजेक्टिव है तो टाइम क्या हो जाएगा, एक नाउन का यहाँ पर काम करा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो वर्ड लगातार कहीं पर दिए हुए तो आप पहला वर्ड एडजेक्टिव और दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। लेकिन ऐसी नहीं है कि आप हर बार इस चीज को आइडेंटिफाई इतना जल्दी कर लोगे, उसके पीछे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको,
यहाँ पर स्पेंड आप देखिए, स्पेंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद में मोर टाइम दिया हो तो टाइम एक नाउन है, मतलब ये जो टाइम वर्ड है नाउन है वो किसके बाद में आ रहा है, स्पेंड के बाद में आ रहा है। तो स्पेंड डेफिनेटली फिर से क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अभी ट्रांजिटिव वर्ब का जो मामला है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है इजीली, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अपने बेसिक क्लास के लिए, वो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा आप सबके लिए। बात करते हैं गार्डनिंग के लिए, तो गार्डनिंग जो है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एक जिरंड का कार्य कर रहा है। एंड अगेन वॉचिंग जो भी है वो भी क्या काम कर रहा है, जिरंड का कार्य कर रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जिरंड के मामले में, आप देखिए जिरंड बनता कहां से, जिरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी से। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि V1 प्लस आईएनजी बिकम्स एन जिरंड। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, अगर आपको उसके बाद में कोई नाउन दे रखा है या प्रोनाउन दे रखा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा एक बात को खास तौर पर कि अगर किसी भी वर्ब के बाद में, मतलब कोई भी वर्ब हो, V1 हो, V2 हो, V3, V4, एनी काइंड ऑफ वर्ब, अगर उसके बाद में आपको एक नाउन दे रखा है तो आप उस नाउन को ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। डेफिनेटली जी हाँ, इट इज एब्सोल्युटली राइट, आप उस नाउन को ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, वो काम ऑब्जेक्ट की तरह करता है। और हाँ, एक चीज और खास बात ध्यान देना कि जिस वर्ब के बाद में आप ये नाउन देख रहे हो लगा हुआ, वो वर्ब अपने आप में कौन सी वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब बेसिकली तीन प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और उसके भी फिर अलग अलग रूल्स होते हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आगे बता दूं। एंड नाउ आई टेल यू वन थिंग दैट ये आपका फिर से क्या हो गया, जिरंड हो गया। तो जिरंड हो गया तो डेफिनेटली जिरंड के बाद में ये क्या है, नाउन है, मतलब आप ये क्या कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये जिरंड के अंदर कौन सा वर्ब छुपा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब छुपा हुआ है। एंड जो है वो कंजंक्शन हो गया, आपको पता है, यहां से पहले ही पढ़ रहे हैं। फिर से ये क्या हो गया आपका, जिरंड हो गया। जिरंड है तो ये डेफिनेटली बोर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और गेम्स क्या हो गया, यहाँ पर एक नाउन हो गया। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, जिरंड के बाद में एक नाउन आप लेते हो तो उस पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव कभी भी किसी भी कंडीशन में आ सकता है, वो कभी भी गलत नहीं माना जाता। लेकिन एक खास बात यहाँ पर देखो, बिकॉज जो है वो एक कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। कंजंक्शन वही जो दो क्लोज को अपने दोनों तरफ जोड़ता है। अब आप खुद देखिए, आप यहां से लेकर यहां तक के जो क्लोज में कोई मुझे एरर नहीं नजर आया, मतलब डेफिनेट सी बात है, इसके आगे आपको एरर जरूर नजर आने वाला है। डूइंग थिंग्स दैट मेक मी फील गुड आर एक्चुअली गुड फॉर माई हेल्थ। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां से बताना चाहूंगा, स्पेशली हमने रिलेटिव प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ा था, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने एक चीज जानी थी कि जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे वो हूं हो, चाहे वो विच हो, और चाहे वो दैट की कंडीशन दे रखा हो, इसके बाद में अपन क्या यूज करते हैं, किसी भी वर्ब का यूज करते हैं, उसके तुरंत पहले वाले नाउन के अनुसार, मतलब इसके अनुसार यूज करते हैं, और आगे जाकर के भी जो वर्ब दी जाती है वो भी इसी नाउन के अनुसार। चलिए ठीक है, ये बात तो तय है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में और आगे की तरफ आपको पता है जो मैन क्लोज जिसको अपन नाम बोलते हैं, जैसे मैं आपको यहां से थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं डायरेक्ट। वैसे तो आपको पता है डूइंग यहां से जिरंड, थिंग्स यहां से नाउन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन मेक वर्ब है यहाँ पर जो इसके अनुसार है, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फील जो है वो V1 है। मैं आपको इसको बता दूं थोड़ा सा कि इंफिनिटी विदाउट टू का केस है। और जब वर्ब एडवांस के टॉपिक में अपन पढ़ते हैं कि मैक एक अगर जनरल वे में अगर मैं बता दूं कि मैक के बाद में V1 का यूज किया जाता है, वर्ब एडवांस में अपन इसे उसको पढ़ेंगे। गुड एक एडजेक्टिव हो गया। अब आप पूछोगे सर ये एडजेक्टिव आया किसकी वजह से, तो मैं आपको बता दूं मैक के कारण यहाँ पर गुड आया, क्योंकि मैक बिकम, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद में अपन एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। आर यहाँ पर जो है वो वर्ब है, एक्चुअली आप एडवर्ब बोल सकते हैं इसको, और गुड एडजेक्टिव हो गया। देन आफ्टर फॉर जो है प्रेपोजिशन, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, हेल्थ एक नाउन का काम करता है। तो मैंने जहां से लेकर के अंडरलाइन की है, मैंने यहां से अंडरलाइन स्टार्ट की, देखो यहां से लेकर के और यहां तक का ये पूरा एरिया में इसको क्या नाम दे रहा हूं, मैन क्लोज का नाम दे रहा हूं, मैन क्लोज का नाम दे रहा हूं। और यहां से अगर एक बार बात कर लेते हैं इससे लेकर के और यहां तक का, तो मैं इसको एडजेक्टिव क्लोज का नाम देना चाहूंगा, एडजेक्टिव क्लोज का। तो यही चीज होती है कि मैन क्लोज की जो वर्ब होती है वो भी एंटीसीडेंट के अनुसार, और एडजेक्टिव क्लोज की वर्ब भी एंटीसीडेंट के अनुसार। लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा विशेष है, खुद देखिए एक बार इसमें, डूइंग थिंग्स, यहां से डूइंग के बाद में जो थिंग्स है वो क्या काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने बताया था आपको कि किसी भी वर्ब, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म हो, उसके बाद में अगर आपको नाउन दे रखी हो तो डेफिनेटली वो नाउन किसका काम करता है, एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। और स्पेशली V4 के बाद में हो तो आपको पता है मैंने उसको क्या नाम दिया था, जिरंड का नाम लिया था। चलिए ये जिरंड यहाँ पर, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर दैट के बाद में जो वर्ब आ रही है वो डेफिनेटली किसके अनुसार आएगी, थिंग्स के अनुसार ही आएगी, जैसा कि अपने नियम पढ़ा था
थिंग्स के अनुसार ही आती है, मतलब उसी तुरंत पहले वाली नाउन के अनुसार। तो थिंग्स आप खुद देखिए कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसे फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, और डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है बोलना। मैं इसको वापस से आपको सही करवा के बता रहा हूँ इस चीज में कि ये चीज ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बढ़िया है। अब देखिए मी फील, अब ये फील जो है वो यहाँ पर V1 है जो कि इसी के अनुसार आ रहा है, और आपको पता है एडजेक्टिव क्लोज का ही पार्ट है, इसलिए अलग नहीं। अब यहाँ पर अपन आर की एक बार बात की लेते हैं कि आर जो मैन क्लोज की वर्ब है वो किसके अनुसार फॉलो होगी, तो डेफिनेटली वो जो वर्ब है आपकी वो डूइंग के अनुसार ही फॉलो होगी, क्योंकि ये जीरंड की कंडीशन के अनुसार होती है, ये जीरंड के अनुसार लगाई जाएगी। तो डूइंग आपको पता है एक सिंगल जीरंड है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी यहाँ से सिंगुलर हो जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि आर के स्थान पर अपन किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। डेफिनेटली यही कंडीशन होगी। होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा एक बार लैंग्वेज का पार्ट अंडरस्टूड करना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसको और भी ज्यादा इजी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक बार क्लोज का पोर्शन और थोड़ा सा वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आना जरूरी है। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए ये वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं, और करूंगा डेफिनेटली, जिससे कि आपको इंग्लिश को ब्रेक करने में भी आसानी लगे और आप इजीली इन सभी चीजों को समझ पाए। चलिए, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ठीक है, अच्छा लग रहा है तो डेफिनेट सी बात है शेयर और लाइक जरूर करें। और अब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय।